बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी ताहयात आर्मी चीफ, नया 4 स्टार जनरल और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। क्या इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो गया है और यही पार्टी चलेगी? मुल्क में महंगाई, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की किल्लत और कई अहम मसाइल से घिरे हुए अवाम का पुरसाने हाल कौन होगा? तो एक तरफ मुल्क में सियासी पारा हाई हो गया और दूसरी तरफ एक तरफ मुल्क में सियासी पारा हाई है, मुखालफिन क्या इत्तेहादी भी आमने सामने है, और दूसरा दहशत गर्दी जोर पकड़ रही है। एक और खौफनाक हमले में एक पूरी फौजी चौकी उड़ा दी गई है। ईरान अमेरिका के मामला बहुत ही बिगड़ गए हैं। ईरानियों ने भी एक ईरानी के बदले एक अमरीकी मारने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले ट्रंप ने भी एक जहाज पर हमले के बदले एक पुल और बिजली घर उड़ाने की धमकी दी। और तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और पिछले एक हफ्ते में तेल की कीमत इतनी बढ़ी है पाकिस्तान के अंदर कि किसी के मुंह से चूं भी नहीं निकल रही। तो पिछले 4 रोज से पेट्रोल और डीजल की कीमत मुसलसल बढ़ रही है और आज भी ये कीमत बढ़ा दी गई है जो कि पीर तक बरकरार रहेगी। तो सबसे पहले पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं। अलकायदा ट्रस्ट केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजाओं के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी, लेकिन इमरान खान के और बुशरा बीबी के वकला ने दलाइल देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा गया कि हम आप पर एतबार नहीं करते, हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चलेगी। अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं। सुहेल अफरीदी उनको अपने कबीले का फ़र्द मानते हैं। तो पिछले कई दिनों से अफरीदी हो रही थी, तो कई सलाम दुआ हो गई होगी। सोचा गया होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो याहिया अफरीदी साहब खान साहब को रिहा कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से एक फैसला सुनाया जिसके मुताबिक नैब केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें वो नहीं सुन सकते। ये आईनी कोर्ट का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को फाकी आईनी अदालत का रास्ता दिखा दिया। तो जुम्मा जो है वो तहरीक इंसाफ पे बहुत ही भारी रहा है। इससे पहले भी एक और मामले में तहरीक इंसाफ को सुबकी का सामना करना पड़ा जब 26 नवंबर के इस्तगासे में मुद्दई और गवाहों ने बयानात ही रिकॉर्ड नहीं करा रहे। तो अब बैठे रो रहे कि खान तो अब सारी ज़िंदगी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आईनी अदालत तो खान को नहीं छोड़ेगी। और ये इस्तदलाल इख्तियार किया जा रहा है कि ये एक ही केस रह गया था खान साहब का, जिसमें अगर वो बरी हो जाते, उनकी ज़मानत हो जाती, सज़ा मुअत्तल हो जाती, तो उनको रिहा करना पड़ता। तो अब क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान पर सिर्फ एक ही केस है और ये अपील मंजूर होती, सज़ा मुअत्तल होती तो खान बाहर आ जाता? तो पहले ज़रा मैं आपको फैसले की तफसीलात बता देता हूँ, तो उस पर फिर बात करते हैं कि क्या खान साहब पे कोई और मुकदमा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। आइन के आर्टिकल 175 और नैब कवानीन में जो तब्दीली है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास अब नैब के मुकदमा सुनने का कोई इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि नैब कानून की शिक 32 और 32A के तहत सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार ही नहीं है। अब नैब केसेस में मरकजी अपीलों और जमानत की दरखास्तों की समाअत वफाकी आईनी अदालत करेगी। बानी PTI ने भी हाई कोर्ट से जमानत केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था और ढोल ताशों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट गए थे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त एतराज़ात आयद करके वापस कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान की जमानत का केस वफाकी आईनी अदालत सुनेगी और नैब केस आर्टिकल 175A और F के तहत तमाम केसेस वफाकी आईनी अदालत को ट्रांसफ़र तस्वुर किए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये इमरान खान के केस में फैसला नहीं आया बल्कि एक और केस था। ये फैसला नैब के एक ज़ेर समाअत केस के दौरान जब इख्तियारात का सवाल उठा था उसके हवाले से जारी किया गया और 16 जुलाई को फैसला महफूज किया गया था, लेकिन इसका इतलाक अब इमरान खान के मुकदमात पर भी होगा। तो अब एक बात तो तय है कि वो जो लाडले थे, जजों के लाडले थे, अदालतों के लाडले थे, वो जो हम ख्याल ग्रुप थे, उन सबको मौजूदा हुकूमत ने आईनी तरीक़ों से, कानूनी तरीक़ों से उनकी जो माइट है, उनकी जो ताकत है, उनका जो सो कॉल्ड जहर है वो निकाल दिया। जो लोग ग्रुप बनाकर काम कर रहे थे, जो रियासत के ख़िलाफ़ भी, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी और पता नहीं किस किस के ख़िलाफ़ जाकर खान साहब को फेवर देते रहे। एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक हिस्ट्री है।
जस्टिस अता बंदयाल और उनका एक पूरा ग्रुप, और उसके बाद इस्लामाबाद कोर्ट में एक 6-7 जजों का ग्रुप, जिन्होंने अदलिया के अंदर पिछले कई माह तक राज किया और पूरे मुल्क की सियासत को उथल पुथल किया। तो जब से आईनी तरमीम हुई है, सब जजेस सुकून और आराम से काम कर रहे हैं, सब अपने अपने दायरे इख्तियार में जा चुके हैं, मुकदमा सुनने में भी तेज़ी आ गई है, रोज़ाना कई फैसले भी हो रहे हैं और सालों से चलने वाले केसेस भी अपने अख्ताम को पहुंच रहे हैं। तो आईनी अदालत बनाने का एक फ़ायदा तो ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुकदमात हैं वो आईनी नहीं है, बल्कि वो दूसरे मुकदमात हैं जिनके वो तेज़ी से फैसले सुना रही हैं। तो अभी तो खान पर ये करप्शन के केसेस हैं जिनमें उन्हें सज़ा हुई है और उनकी समाअतें चल रही हैं। अब जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये आखिरी केस था, अलकादर ट्रस्ट केस, और इसमें तो कोई भी अदालत इस केस को उड़ा देती, ये तो फिंगरटिप्स पे था, तो उनके लिए इत्तलान अर्ज़ है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो खान साहब पर 9 मई का एक भी केस सही तरीके से नहीं चला और 9 मई के उनके ऊपर दर्जनों केस है। वो 9 मई के केसेस में मास्टर माइंड है और जिन केसेस में लोगों को सज़ाएं हो चुकी हैं, लोग सज़ाएं भुगत चुके हैं, रिहा भी हो चुके हैं, उन केसेस में खान साहब की अभी गिरफ्तारी भी नहीं डाली गई। तो खान साहब 9 मई के एक लामुतनाही सिलसिले में गिरफ्तार हो सकते हैं, यानी उसमें मुब्तला हो सकते हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि खान बाहर आ जाएगा, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये रो रहे हैं कि खान बाहर आने वाला था कि हुकूमत ने जाल डाल दिया। और इससे भी ज़्यादा बुरी खबर मैं अगर इनको बताऊं, जो शायद अभी इनके खलक से नीचे सही तरह नहीं उतरी, वो राना सल्लल्लाहु साहब ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए एक इंकशाफ किया है कि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के लिए उम्र की हद बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, जिसका मतलब ये कि आर्मी चीफ ताहयात होगा। वो चाहे तो 20 साल या जितनी अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी वो रह सकते हैं, वो चाहे तो उससे पहले रिटायर्ड भी हो सकते हैं। अब तो आपकी जो अमेंडमेंट है उसमें तो अब रिटायरमेंट एज ही नहीं है। जिसमें आर्मी चीफ के लिए रिटायरमेंट एज, जी रिटायरमेंट एज जो 64 थी ना, वो नहीं है अब रिटायरमेंट एज है ही नहीं, अब नहीं है। आर्मी चीफ चाहे तो वो अगले 20 साल भी आर्मी चीफ रह सकते हैं। जी रह सकते हैं। तो यूथियों के लिए इससे बुरी खबर तो कोई हो नहीं सकती। तो ये सुप्रीम कोर्ट वाली खबर शायद कम मोहलक है, ये खबर ज़्यादा उनके लिए ख़तरनाक है कि जनरल आसिम मुनीर ताहयात आर्मी चीफ हैं और वो अगले कई सालों तक जब आर्मी चीफ रहेंगे तो खान साहब जिंदा सलामत जेल से बाहर नहीं आ सकते। अगर तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने में कामयाब नहीं होती या फिर उनके साथ कोई रास्ता निकालने के लिए तैयार नहीं होती या कोई रास्ता निकल नहीं पाता, तो फिर पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान का किरदार तो फिलहाल दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने कहा कि जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं या ख्वाब दिखा रहे हैं कि जी बस आखिरी केस था और इसके बाद खान बाहर होता, वो अगले कई साल तक आपको ऐसी तोता कहानियाँ सुनाते रहेंगे। खान साहब और उनकी जमात ने अपने केसेस को पॉलिटिकली हैंडल करने की कोशिश की, उसको कानूनी तरीके से हैंडल करने की आज तक कोशिश नहीं की। अब भी पीटीआई 5 अगस्त को जलसे कर रही है और उनकी रिहाई की तहरीकें चला रही हैं और ये बात अब खुद तहरीक इंसाफ के लोग मानते हैं कि उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं रही। वो तहरीक इंसाफ जो चंद साल पहले जोरों में थी, उनके पास स्ट्रीट पावर थी, उनके पास कौमी असम्बली में सीटें थी, अब भी हैं, एक हुकूमत है पूरे सूबे के अंदर। वो इमरान खान के लिए कोई मौसर तहरीक नहीं चला सकी, तो अब तो वो माइट रही नहीं और आईनी और कानूनी तरीके से देखे तो कोई रास्ता रहा नहीं। और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अगर मामला सीधे नहीं होते तो फिर इमरान खान जेल में नहीं है बल्कि किसी गहरे कुएं में है जहां से उनको कोई मौजा ही बाहर निकाल सकता है। दूसरी बड़ी खबर जिसने सबकी तवज्जो अपनी जानब मबजूल कराई है वो पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा है, जिनको 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। और वज़ीर ऑफिस की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसके मुताबिक इन्हें ना सिर्फ तरक्की दी गई है बल्कि कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर किया गया। तो एक नई फोर्स जो है वो तश्कील दी गई है जिसके ये सरबराह होंगे और जनरल आसिम मुनीर के अलावा दूसरे 4 स्टार जनरल हैं।
लेफ्टिनेंट आमर रजा हलाल इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, 17 बसालत हैं। 1988 में उन्होंने कमीशन पास किया और स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ग्रेजुएशन की और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम से वो इंटरनेशनल रिलेशन में डिग्री होल्डर है। जनवरी 2025 में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ GHQ तैनात किया गया था। इसके अलावा कमांडर 4 कोर और चेयरमैन हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। अब ये जो नई फोर्स बनी है स्ट्रेटेजिक वाली, इसकी बुनियादी जिम्मेदारी तकनीकी मामलात को देखना है, मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी करना है, ड्रोन्स की तैयारी और फ़ौज के अंदरूनी मामलात को देखना है, ताकि आर्मी चीफ का जो बोझ है वो थोड़ा कम हो जाए। तो बुनियादी तौर पर ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नायब हैं और इनकी मौजूदा पोस्टिंग CGS चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की हैसियत से थी, जो कि आर्मी चीफ के इंतहाई काबिल एतमाद और करीबी जनरल का ओहदा होता है। तो जनरल आमर रजा की जो रेपूटेशन है फ़ौज के अंदर बहुत ही अच्छी है और इंतहाई ईमानदार मेहनती अफसर समझे जाते हैं। लाहौर में जब 9 मई का वाक़या हुआ था और कोर कमांडर हाउस को जलाया गया था, उसके बाद उन्हें लाहौर में कोर कमांडर बनाया गया था। तो उनकी जो कारकर्दगी है वो बड़ी ही साउंड है, सॉलिड है और अब ज़ाहिर है वो बहुत से लेफ्टिनेंट जनरल्स को सुपरसीड करके ऊपर आए हैं, लेकिन चूँकि बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं तो फ़ौज में इसको एक बहुत ही अच्छा और बड़ा मौसर इजाफा समझा जा रहा है। अब ये भी जनरल आसिम मुनीर के बहुत करीबी हैं और जनरल आसिम मुनीर के तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से जो ख्यालात हैं वो सबके सामने ही हैं और फ़ौज आज तक 9 मई के वाक़े को माफ़ नहीं कर सकी। और जनरल आमिर तो बाकायदा इस बात के विटनेस हैं, उन्होंने वो सारे मनाजर अपनी आंखों से देखे हैं और उन लोगों को डील किया है जो 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व थे। तो वो कहते हैं ना कि एक और दरिया का सामना था मुझे मुनीर, जब मैंने एक दरिया के पार उतर कर देखा। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हवाले से बहुत ही खौफनाक किस्म का एक वाक़या टांक में पेश आया, जहाँ पर कल रात दहशत गर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट को खुदकुश हमले में उड़ा दिया, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज के जवानों समेत 15 बहादुर सपूतों की शहादत हो गई है। और इस हमले के बाद वहाँ पर मौजूद नफरी ने दहशत गर्दों को जहन्नम हासिल कर दिया, 12 दहशत गर्द भी मार दिए हैं। तो जो फ़ौज ने इस हवाले से तफसीलात जारी की हैं, उनके मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से दे मारी, जिसके नतीजे में चेक पोस्ट के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। शोधा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का एक सरकारी एहलकार शामिल है। तो ये टांग का इलाका है जहाँ फौजी चौकी बनाएगी, पक्की चौकी थी और कालादम TTP के एक ग्रोह ने इसके ऊपर हमला किया। अब इससे भी दर्दनाक बात यह है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमला नाकाम बना दिया गया। तो इतने लोगों की शहादत के बाद भी हम ये कहें कि हमला नाकाम बना दिया गया है, तो मेरा ख्याल है ये हकायक पर पर्दा डालने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और अभी तक उसको मौसर तरीके से हैंडल नहीं किया जा सका। गो बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा दोनों जगहों पे फ़ौजी ऑपरेशन चल रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा शिद्दत से इसको हैंडल करना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले एक और चौकी है पेशावर की हसन खेल, जहाँ पर क्वाड कॉप्टर के जरिए हमला किया गया, वहाँ भी बहुत से जवानों के ज़ख्मी होने की इतलात है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से। जुम्मा 17 जुलाई से जुम्मा 24 जुलाई तक डीजल की कीमत में तकरीबन 60 रुपये का इजाफा हुआ है और पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये इजाफा हुआ है। तो हुकूमत ने आज जो नई कीमत अनाउंस की है उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे इजाफा किया गया। अब नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 80 पैसे का इजाफा किया गया और डीजल की नई कीमत 383 रुपये 46 पैसे है। तो अब हफ्ता इतवार ये 2 दिन आपके गुजरेंगे जिसमें कीमत यही रहेगी और पीर से फिर नई कीमत का ऐलान होगा। अब पाकिस्तान के अंदर ये नया सिलसिला निकाला गया। इससे पहले जब 15 दिन के बाद कीमतों में इजाफा होता था तो वो एक बड़ा इजाफा फील होता था, जैसे 25-50 पे बढ़ते थे तो पूरी आवाम चीखें मारती थी। फिर ये बात हफ्ते पे मुहित हो गई, जुम्मे के जुम्मे कीमतों में कमी बेशी होने लगी।
तो भी लोगों ने शोर मचाया। अब इसको किस्तों में कर दिया गया। वो कहते हैं ना कि अब आवाम को ऐसे इंजेक्शन लगाए गए हैं कि आप चीख नहीं सकते मगर सिसक सकते हैं। आप रोज़ाना 2-4 रुपये 5 रुपये बढ़ा बढ़ा के मामला वहीं ले जाते हैं। आप देखें कि एक हफ्ते में डीजल 60 रुपये बढ़ा, और अगर ये एक हफ्ते बाद अनाउंस होता डीजल कीमत में 60 रुपये इजाफा, तो सुबह पाकिस्तान में हड़ताल हो जानी थी और लोगों ने आसमान सर पे उठा लेना था। लेकिन अब कहीं से आपको उस तरह का रद्द-ए-अमल देखने में नहीं मिलता। तो आवाम जो पहले ही बिजली के बिलों से तंग है और बिजली की जो लोड शेडिंग है वो अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को ये भूल गया कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी और बिजली वाफर मिकदार में है। और पिछले दिनों बिजली के वज़ीर को एक बहुत बड़ा एजाज़ भी दिया गया इस बात पर कि उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और आज हालत ये है कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप यकीन से नहीं कह सकते कि 24 घंटे बिजली आएगी। बिजली ने जाना ही जाना है और अनअनाउंस जाना है और कई कई घंटे जाना है। तो महंगाई का तूफान अलग है, कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है और रोज़ाना झगड़े होना शुरू हो गए हैं। अब ये जो प्राइवेट कन्वेंस होती है, वैगन, बस, चिंची वगैरह, एक दिन आपसे 20 मांगते हैं, दूसरे दिन आपसे 25 मांगते हैं, वो कहते हैं जी किराया बढ़ गया। तो लोग लड़ रहे हैं आपस में और हमारी सियासी जमातें वो इलेक्शन खेल रही हैं। अब देखिए आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है और आज लाहौर में पीपल्स पार्टी ने पावर शो करना है। पीपल्स पार्टी ने मीनार पाकिस्तान पर मेला लगाना है। अभी तक की इतलात के मुताबिक तो उन्हें इजाज़त नहीं मिली, लेकिन मेरा ख्याल है इजाज़त मिल जाएगी। मीनार पाकिस्तान पर ग्रैंड जलसा किया जाना है। रात गए तक तो PHA ने जो जलसे के लिए कुर्सियाँ, जनरेटर और डेकोरेशन से लदे ट्रक थे वो गेट पर रुके हुए थे और शायद इंतज़ार किया जा रहा होगा जी कि कहीं ऊपर से सिग्नल आ जाए तो इजाज़त दे दो। जलसे से चुके सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और आसफ भुट्टो ने खिताब करना है और पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, तो इतना बड़ा झगड़ा तो हुकूमत अपनी इत्तेहादी पार्टी के साथ नहीं कर सकती। लेकिन रात गए तक ये इबहाम रखा गया है और PHA ने जलसे के लिए ज़र ज़मानत के तौर पर 60 लाख भी मांगे, सिक्योरिटी खदशात भी ज़ाहिर किए गए और ये भी कहा गया जी अब तक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास नहीं हुआ, DC इजाज़त देगा और फिर मीनार पाकिस्तान मुतासर होने का ख़तरा। तो बड़े यानी 10 बहाने करके ले गए दिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर 25 जुलाई को जो वर्कर्स कन्वेंशन मीनार पाकिस्तान में करने जा रही थी और जिसकी भरपूर तैयारियां की गई, जिसके ऊपर बहुत सारे इंतजामी मामलात पर इशू आए। प्रोग्राम तो इंशाल्लाह जरूर होगा, 25 जुलाई की तैयारी करें। तो बड़े अरसे के बाद लाहौर में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के गढ़ में एक बड़ा ग्रैंड शो करने जा रही है और इससे उनकी सियासी माइट का भी अंदाज़ा होगा। आज़ाद कश्मीर में तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ की जो स्टेक होल्ड जमातें हैं वो तो इलेक्शन में आपको नज़र नहीं आ रही। बहुत से लोग रावलाकोट में धरना दे के बैठे हुए हैं, कुछ कालादम हो गई हैं तंजीमें। लेकिन जो नेशनल लेवल की जमातें हैं वो वहाँ पे पूरी तरह दिलचस्पी ले रही हैं। नवाज शरीफ साहब भी वहाँ गए हुए थे और उन्होंने वहाँ पे खिताब भी किया और पिछले जलसे बिलावल भुट्टो ने मियाँ साहब का मजाक उड़ाया था कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं और बगैर मंशूर के आगे हैं। तो मियाँ साहब ने उनकी पप्पी ले ली और उनको बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया और कहा कि नोक झोंक होती रहनी चाहिए, आप हमारे बरखुरदार हैं। तो एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल जमातें नोक झोंक करती हैं लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसे प्यार से पप्पी लेना ही कहते हैं। तो मियाँ साहब की जो सियासत में तजर्बा है वो हमें इस जलसे में नज़र आया। और वैसे भी यूँ लगता है कि नवाज शरीफ साहब जलसों में बड़े खुश होते हैं। कुछ लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं कि वो सड़कों से आगे नहीं बढ़ते। कल भी मोटरवे बनाने का ऐलान कर रहे थे, एयरपोर्ट बनाने का ऐलान कर रहे थे। आज भी उनके जलसों का एजेंडा यही होता है सड़कें बने। असल मैंने एक सवाल ज़रूर उठाया था कि मियाँ साहब को नेशनल लीडर का किरदार अदा करना चाहिए। मुझे दूसरी बार मायूसी हुई है। मैं समझता था कि नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर जाएंगे तो इनके जाने से वो जो रावलाकोट में धरना दिए लोग बैठे हैं ना वो वहाँ से उठ जाएंगे, मियाँ साहब कुछ ऐसा कमाल करेंगे। लेकिन लगता है कि मियाँ साहब की तवज्जो शायद उस तरफ नहीं है, या वो समझते हैं कि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो जिन मुतालबात को लेके बैठे हैं
उनसे वो डिसएग्री करते हैं, फिर भी कश्मीरियों के लिए कोई बड़ा ऐलान ज़रूर करना चाहिए। वो अपने जलसे में एक बार भी कहते हैं कि रावलाकोट वाले उठ के इलेक्शन में हिस्सा लें और वो उनके तमाम हकूक़ के ज़िम्मेदार हैं, तो मेरा ख्याल है इस बात में ज़्यादा वज़न होता। मगर ना हम नवाज शरीफ साहब को समझा सकते हैं, ना हम शहबाज शरीफ साहब को समझा सकते हैं, ना बिलावल भुट्टो साहब को समझा सकते हैं, लेकिन जो आवाम की फीलिंग्स है वो तो पहुँचा सकते हैं। तो लोग यही समझते हैं कि जो बड़ा होता है वो मामलात को सॉर्ट आउट करता है, वो हल करता है। तो जिस तरह बिलावल भुट्टो ने कोशिश की कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए, उसको मियाँ साहब ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इस जलसे से मरीम नवाज ने भी खिताब किया और उन्होंने कुछ पैकेजेस भी अनाउंस किए। अब एक और बड़ी खबर आपको देते चले जजों के हवाले से ही कि जस्टिस बाबर सत्तार, जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बड़े मुतनाज़ा जज थे और उनके कई फैसले ऐसे हैं जिनसे लोगों को शदीद किस्म का इख्तलाफ भी रहा है और वो तब्दील कर दिए गए थे, उन्हें पेशावर भेज दिया गया था। इस्लामाबाद में उनके पास एक घर था जिसे खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है और ये नोटिस 3 जुलाई को जारी किया गया है और कहा गया कि आपको चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट भेज दिया गया है तो आप ये घर खाली कर दें। इससे पहले भी जब वो ट्रांसफ़र हुए थे तो उनसे घर खाली कराने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने पेशावर में घर नहीं लिया और कहा कि इस्लामाबाद के घर में ही रहेंगे। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि लोग उन्हें इस्लामाबाद में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं और वो चाहते हैं कि वो अपना लाओ लश्कर लेकर वहीं चले जाएं जिनके लिए उनके दिल में खासी मोहब्बत या दर्द पाया जाता है। अब बात करते हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से। पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ने जो वार्निंग दी थी हौसी बागियों को कि पाकिस्तान के परचम बरदार जहाज़ों को नहीं रोकना, तो यमन के हौसी बागियों ने ये ऐलान किया है कि आबने मंदब या बाबुल मंदब जो है वो सबके लिए खुली है मासवाए सऊदी जहाज़ों के लिए। और चीन के 2 जहाज़ भी सऊदी तेल लेकर वहाँ से गुजर गए हैं और पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए भी उन्होंने किसी किस्म की रुकावट ना डालने का ऐलान किया। तो ये पाकिस्तान की एक हवाले से कामयाबी है, लेकिन दूसरी तरफ यमन के जो हौसी हैं वो सऊदी अरब के जहाज़ों को वहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं दे रहे। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि ईरान ने इराक के ज़रिए आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ भेजी थी जो मुस्तरद कर दी गई है। इराकी वज़ीर-ए-आज़म अली अल ज़ैदी ईरान के दौरे पर गए हुए थे और इससे पहले वो अमेरिका गए थे। वाशिंगटन में उनकी मुलाकात ट्रंप से हुई थी। बाद में वो फिर कोई पैगाम लेकर आए, ईरानी क़यादत से मिले और उनको ट्रंप का पैगाम बराह रास्त पहुँचाने की कोशिश की। तो इससे एक चीज़ तो वाज़ेह होती है कि ट्रंप जो है वो भी मुझे लगता है कि बहुत सी जगहों पर डिस्ट्रस्ट का शिकार हो रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि शायद ईरानी हुकाम को उनकी बात नहीं पहुंच रही है, समझ नहीं आ रही। तो पाकिस्तान कतर के बाद अब इराक एक ऐसा सोर्स बना है जिसने ट्रंप का पैगाम बराह रास्त ईरानी क़यादत को पहुँचाया। अगलों ने हाथ खड़े कर दिए कि ना बाबा ना। दूसरी तरफ ईरानी मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका कमांड ने यह ऐलान किया कि अगर अमरीकी फ़ौजी हमलों में एक ईरानी शहरी या फ़ौजी शहीद हुआ तो उसके बदले अमरीकी फ़ौज के एक एहलकार को मारेंगे, यानी एक के बदले एक को मार दिया जाएगा। तो ईरानी मुसल्लह अफवाज के इस कमांड पर अभी कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन ट्रंप ने चीन और रूस को आड़े हाथों लिया है और ये कहा है कि अगर ईरान जंग में शामिल होंगे तो फिर इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता नहीं है कि चीन और रूस ईरान जंग में शामिल होंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर ज़ाहिर ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि बहरीन और कुवैत के जंगी तैयारों ने ईरान में ड्रोन और मिसाइलों के ज़ख़ीरा करने वाले मराकज़ समेत फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया और इस तरह बहरीन और कुवैत भी बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग में शामिल हो चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि तेहरान के खिलाफ इन ममालिक की पहली बराह रास्त कार्रवाई थी जो कि इस मुश्किल सूरत हाल को ज़ाहिर करती जिसका अरब रियासतों को सामना है। कुवैत और बहरीन पर मुसलसल ईरान के जवाबी हमलों के बाद इन मुल्कों ने ईरान की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। इससे पहले मुत्तहदा अरब इमारात भी ईरान पर कई हमले कर चुका है, लेकिन पिछले दिनों यूएई के साथ मुआहदे के बाद ईरान ने इमारात पर एक भी हमला नहीं किया। लेकिन अब बहरीन और कुवैत ने न सिर्फ ईरानी अहदाफ पर हमले किए बल्कि अमेरिका को इसके हवाले से मुकम्मल मालूमात भी दी। अगली खबर है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर 10% टैरिफ आयद कर दिया है
और इसकी वजह बताई कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर हो रही है। 60 से ज़ायद तजारती शराकतदारों पर इसका इल्ज़ाम आयद किया गया कि उनके मुल्कों में जबरी मुशक्कत हो रही है, जिसकी बुनियाद पर अमेरिका उनसे 10 से 12.5% तक टैरिफ वसूल करेगा। फरवरी 2026 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक की अशिया पर लगाए जाने वाले 10 से 50% इजाफी टैरिफ के नफाज को कालअदम करार दिया था, लेकिन इस बार ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिकी ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 को इस्तेमाल किया, जो चाइल्ड लेबर के लिए इस्तेमाल होता है। अमेरिकी कौम के मुताबिक ये तमाम ममालिक, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जबरी मुशक्कत से तैयार करदा अशिया दरामद करते, तो इसलिए इन पर टैरिफ लगेगा। पाकिस्तान के अलावा अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बरतानिया, कम्बोडिया, कनाडा, इक्वाडोर, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हंडोरस, भारत, इंडोनेशिया, उर्दन, मलेशिया, मेक्सिको, श्रीलंका, ट्रिनिडाद और टोबागो की अशिया पर 10% टैरिफ है, जबकि 38 ममालिक पर 12.5% टैरिफ लगाया गया। तो इसीलिए कहते हैं अमेरिका की दोस्ती भी बुरी और अमेरिका की दुश्मनी भी बुरी। अब तक के लिए इतने, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा का बहुत ख्याल रखिएगा।